हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो एक नई वीडियो के साथ साथ एक नई सीरीज की शुरुआत भी है। इस वाले वीडियो में से रिलेटेड बात करने वाले हैं जिसके अंदर मांगा भी इंक्लूड होगा। तो आज की वीडियो पे हम डिमन स्लेयर के टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डिमन स्लेयर के सीजन 3 के अंदर हमें दिखाया गया था योरीची टाइप 0 डॉल। तो इस पॉइंट से हमें ये पता हमारे माइंड पे क्वेश्चन आते हैं कि ये योरीची था कौन। इतना इसके ऊपर बातचीत हो रही है कि ये योरीची कौन है, योरीची कौन है। तो ये योरीची था कौन है। एक्चुअली वीडियो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, तो इंटरनेट में कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो के अंदर थोड़े से छोटे खाटे स्पॉयलर्स हैं, मैं ऐसे करके बताने वाला हूँ तो आपको छोटे खाटे लगेंगे। तो अब ऐसे आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। ये जो स्टोरी है वो सेनगोकू एरा की है। वहाँ पे एकिनो सुगिकुनी नामक लेडी 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। तो उन जुड़वा बच्चों में से जो एकदम छोटा वाला बच्चा था ना, तो उसके सिर पे एक मार्क था जो कि एकिनो के हस्बैंड को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो वो एकिनो के हस्बैंड डिसाइड करते हैं अपने छोटे बेटे को मार डालने का, लेकिन एकिनो अपने हस्बैंड को ये करने से रोकती है। वैसे तो एकिनो बहुत ही शांत और सुशील लड़की है, ये समझ लो वहाँ के जो लोग हैं उसको डॉल के साथ कंपेयर करते थे। तो आप समझ लो कि वो कितनी अच्छी थी। उन्होंने फर्स्ट टाइम रेज किया था क्योंकि उनको अपने छोटे बेटे को बचाना था। एकिनो के हस्बैंड एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसको नहीं मारूंगा। लेकिन जब इनका छोटा बेटा 10 साल का हो जाएगा तो उसको टेम्पल भेज दिया जाएगा प्रीस्ट बनने के लिए। बेसिकली उनका जो बड़ा बेटा होगा वही खानदान का वारिस होगा और उनका छोटा बेटा टेम्पल भेज देंगे प्रीस्ट बनने के लिए। एकिनो एक्सेप्ट कर लेती है। फिर इनका जो बड़ा बेटा है उनका नाम एकिनो के हस्बैंड रखते थे मिचिकात्सु। हाँ, तो अभी एकिनो के हस्बैंड ने ये नाम क्यों रखा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनका बेटा बड़ा बन के ताकतवर बने और बहुत ही कामयाब इंसान हो अपने लाइफ में। और दूसरी तरफ में उनके छोटे बेटे का नाम एकिनो रखती है जो था योरीची। बेसिकली योरीची उन्होंने इसीलिए रखा था ताकि उनका बेटा रिश्तों को समझे, रिलेशनशिप्स हैं उनको वैल्यू दे सके। तो इसलिए उन्होंने अपने छोटे बेटे का नाम योरीची रखा। और जब योरीची 2 साल का हो गया था तब एकिनो के हस्बैंड ने योरीची को ये बताया था, तुम एक अनवांटेड चाइल्ड हो, तुम्हें पैदा नहीं होना चाहिए था, तुम हमारा खानदान का नाम डुबा दोगे। ये सब सुन के योरीची अपना दम बंद कर लेता है। जी हाँ, 2 साल का बच्चा अपना दम बंद कर लिया ये सब बात सुन के। तो फ्रॉम दिस टाइम बात करता ही नहीं था, कुछ बोलता ही नहीं था, हमेशा चुपचाप रहता था। तो फ्रॉम दिस पॉइंट एकिनो को लगता था कि उनका बेटा डेफ है। फिर उसने योरीची को नुफादा इयरिंग्स ला के दिया। बेसिकली सन गॉड की तरफ से चार्म था जिससे योरीची के कान ठीक हो जाए। फिर योरीची को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि यार उसकी माँ तो इतना चिंतित कर रही है। तो योरीची पहली बार बात करते हैं तो एकिनो को लगता है कि नहीं, उनका छोटा बेटा डेफ नहीं है। तो योरीची इतना टाइम इसलिए बात नहीं करना चाहता था क्योंकि वो अपने पापा को बचा रहा था अपनी मम्मी से, क्योंकि उन दिनों उनकी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते थे क्योंकि वो अपने दोनों बेटे के ऊपर भेदभाव करते थे। जहाँ पे उनके बड़े बेटे मिचिकात्सु को अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर मिलता था, बड़ा घर कमरा मिलता था, वहीं पे योरीची को बेकार कपड़े, घटिया खाना और एकदम छोटा कमरा मिलता था। एक क्लोजेट जितना छोटा या उससे भी छोटा बोल सकते हो, बहुत ही ज़्यादा छोटा कमरा। और मिचिकात्सु ये सब चीज़ें नोटिस करने लगा तो वो छुप छुप के अपने छोटे भाई को देखने जाता था बीच बीच में। तो जब ये बात उनके पिताजी को पता चलती थी तो वो मिचिकात्सु को बहुत ज़्यादा मारते थे। बेसिकली वो ये नहीं चाहते थे कि मिचिकात्सु अपने छोटे बेटे के साथ घुले मिले, तो इसीलिए वो मारते थे। तो एक दिन मिचिकात्सु सोचा था कि योरीची को गिफ्ट दूं, लेकिन वो ऐसा वैसा कोई गिफ्ट नहीं देता क्योंकि वैसा कुछ ला के देगा तो उसके पापा को सब पता चल जाएगा और फिर मिचिकात्सु मार खाएगा। तो वो अपने हाथों से एक फ्लूट बनाता है और फिर वो फ्लूट योरीची को देता है। और योरीची को ये वाला फ्लूट बहुत ही पसंद आया था और योरीची अपने बड़े भाई को मिचिकात्सु को बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन ये चीज़ हम मिचिकात्सु के लिए नहीं कह सकते थे क्योंकि मिचिकात्सु ऐसे देख के तो लगता है कि वो योरीची से प्यार करता है, लेकिन वो प्यार से ज़्यादा बहुत ज़्यादा दया आती थी योरीची के ऊपर कि यार इसके साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, तो इसीलिए इसको ये सब चीज़ें दे देनी चाहिए। और जब ये लोग 7 साल के हो गए तब इनको ट्रेनिंग होने लगी, मिचिकात्सु की ट्रेनिंग होने लगी सैमुराई की। तो मिचिकात्सु हमेशा बोलता था कि वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सैमुराई बनेगा और योरीची बोलता था कोई बात नहीं, मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बन जाऊँ। तो इंस्ट्रक्टर मिचिकात्सु को ट्रेन कर रहे थे और उसी वक्त योरीची वो देखते हैं कि योरीची उनको एकदम चुपचाप देख रहा है। उनसे रहा नहीं गया इंस्ट्रक्टर से, तो योरीची को भी उन्होंने एक वुडन शॉट दे दी, बैम्बू शॉट भी कह सकते हो, तो वो दे दी कि तुम भी लो, थोड़ा बहुत सीख लो। तो उन्होंने बस योरीची को सिर्फ 2 पॉइंट्स बताई, क्या वो कैसे स्वॉर्ड को पकड़ना चाहिए और कैसे पोस्चर में खड़ा रहना चाहिए, बस वही बताया था।
तो फिर जब उन दोनों की फाइट होती है इंस्ट्रक्टर और योरिची की, तो योरिची उसको 1 सेकंड में पेल देता है, मतलब भाई 1 सेकंड में नॉकआउट कर देते हैं। और ये देख के मिचिकासु शॉक हो जाता है इतने अनबिलीवेबल मूव से। तो मिचिकासु हमेशा पूछता रहता है योरिची से कि भाई तुमने ऐसा कैसे किया, लेकिन योरिची बोलना नहीं चाहता था, उसके बारे में बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसको बुरा लग रहा था कि उसने एक आदमी को पीट दिया। लेकिन मिचिकासु के बहुत कहने पे योरिची फाइनली बोलता है कि उसको हर एक चीज ट्रांसपेरेंट दिखती है, लाइक लंग्स, हार्ट, वो सब ऑर्गन सब ट्रांसपेरेंट दिखते हैं, जो कि डीमन स्लेयर यूनिवर्स में इस पावर को ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड के नाम से जाना है। तो आपको मैं अभी के लिए इतना ही बता देता हूँ कि इस वाले अटैक्स हैं जो प्लान किए जा सकते हैं। मिचिकासु बहुत ज़्यादा जल रहा था योरिची से, और इसको थ्रेटन भी फील हो रहा था, क्योंकि भाई ये बंदा बिना कुछ सीखे इससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, टैलेंटेड है, और अगर ये बात पिताजी को पता चल गई तो वो कहीं योरिची को ही अपना वारिस ना बना दे और मिचिकासु को वो टेम्पल प्रीस्ट बनने के लिए भेज दे। तो इस पॉइंट से मिचिकासु योरिची को बहुत ज़्यादा नोटिस करता था, और वो उसने देखा योरिची था वो अपनी माँ किनो से हमेशा चिपका रहता था। तो मिचिकासु ऐसा लगा था शायद वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है अपनी मम्मी से, बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने मम्मी के, लेकिन उसकी भी एक वजह थी। कुछ दिनों बाद एकिनो गुजर जाती है, योरिची भी उस टाइम घर छोड़ देता है और वो अपने साथ फ्लूट ले जाता है जो कि मिचिकासु ने उसको दिया था। तो मिचिकासु अपने मम्मी का पुरानी डायरी पढ़ लेता है और वहाँ से उसको पता चलता है कि उसकी माँ को एक डिजीज़ था जो कि सिर्फ योरिची जानता था। जी हाँ, उसके बारे में मिचिकासु और उसके पापा को भी नहीं पता था, सिर्फ योरिची को पता था। और इस बीमारी से होता क्या है, इस बीमारी से किनो का जो बॉडी है वो लेफ्ट साइड से काइंड ऑफ पैरालाइज हो रहा था। तो इसीलिए योरिची हमेशा उसकी माँ के लेफ्ट साइड में चिपके रहते थे उनको, ताकि वो उनको सपोर्ट दे पाए। मिचिकासु और भी ज़्यादा जलन होने लगा, और योरिची को ये भी पता था कि उसका भाई उससे थ्रेटन फील कर रहा है, तो इसीलिए उसने घर छोड़ दिया। तो योरिची ऐसा बोल के तो गया था कि वो टेम्पल जा रहे हैं प्रीस्ट बनने के लिए, लेकिन असलियत में वो ये जो खूबसूरत आसमान है, पर्वत है, रिवर है, इन सबको एक्सप्लोर करने गया था। एक्सप्लोर करते करते योरिची एक माउंटेन पे पहुंचता है, और वहाँ लड़की कह सकते हैं जो कि एकदम सेम योरिची के एज की है, इसका नाम यूटा था। तो जब योरिची पूछता है कि तुम ये क्या कर रही हो यहाँ पे, तो यूटा बोलती है कि उसके जो घर वाले हैं वो एक बीमारी के चलते मारे गए हैं, तो वो इसीलिए यहाँ पे टैडपोल्स को कलेक्ट कर रही है ताकि वो घर ले जाए। बेसिकली यार ये लड़की अपना परिवार खोई है, तो कोई तो चाहिए ना, ताकि किसी के साथ वो अपने आप को रिलेट कर पाए, अपनी फीलिंग्स इमोशंस शेयर कर पाए। तो इसीलिए वो टैडपोल्स को अपने साथ ले जाने का सोच रही थी। और जब थोड़ा सा शाम हुआ तो वो टैडपोल्स को वापस छोड़ दिया। तो योरिची पूछता है, अरे ये क्या किया तुमने उसको वापस क्यों छोड़ दिया? तो यूटा भी बोलती है कि इनका परिवार होगा ना, तो मैं इनको उनसे कैसे छीन सकती हूँ। तो योरिची बोलता है, ये सब छोड़ो, मैं ही चला आता हूँ तुम्हारे पास। ये बता देता हूँ कि यूटा बहुत ही टॉकेटिव लड़की है, मतलब वो सुबह से लेकर शाम बहुत बात करती है, और 10 साल बाद वो मैरी भी कर लेते हैं। उस टाइम यूटा प्रेग्नेंट भी थी, और जो 9वां महीना था, तो उस टाइम योरिची मिडवाइफ को लाने जाते हैं। बेसिकली मिडवाइफ वो होता है जो कि डिलीवरी वगैरह में हेल्प करते हैं। योरिची उसको लाने जाते हैं, तो बीच में उनको एक बुजुर्ग आदमी देखने को मिल जाता है जिनकी वो हेल्प करते हैं। फिर जब वो मिडवाइफ को लेके घर आती है, फिर वो देखते हैं कि यूटा और उसके बच्चे दोनों को किसी ने मार दिया था। तो ये देख योरिची को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। हालांकि मिडवाइफ भाग गई थी डर के मारे, ऐसा ही हुआ था। तो योरिची को बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। तो उस टाइम से 10 दिनों तक वो अपनी पत्नी यूटा का बॉडी को पकड़ के रोता रहता है। 11वें दिन एक डीमन स्लेयर गुजर रहे थे। मैं आपको ये बता दूं, ये डीमन स्लेयर रेनगोकू के एंसेस्टर्स थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे डीमन का प्रेजेंस थोड़ा सा फील हो रहा है। तो जैसे वो गया तो उन्होंने देखा योरिची पत्नी यूटा को पकड़ के रो रहा है। तो योरिची का सिर्फ एक ही सपना था कि वो अपनी फैमिली के साथ एक शांतिपूर्ण जीवन गुजार सके, लेकिन अफसोस योरिची को वो भी नहीं मिल सका। डीमन स्लेयर बोलता है योरिची को अपनी बीवी को ऐसे दफना दो, तभी तुम्हें अच्छा लगेगा, इन सब से आज़ाद हो पाओगे। तो ये सब करके जब उसको दफनाता है यूटा को, फिर जो डीमन स्लेयर है वो योरिची को बोलते हैं कि ये जो काम है वो डीमन का है। फिर योरिची शॉक हो जाता है कि डीमन, इस खूबसूरत वर्ल्ड में डीमन का क्या काम। और फ्रॉम इस पॉइंट से ही योरिची डीमन स्लेयर बनने का ठान लेता है। बेसिकली योरिची के पास पावर तो हमेशा से थी, लेकिन वो उसका कभी यूज़ नहीं करते उस पावर का।
तो जब वो डीमन स्लेयर बने तो वहाँ पे उन्होंने नोटिस किया कि कोई वहाँ पे ब्रीदिंग टेक्निक्स का यूज ही नहीं करता था। मतलब उस टाइम ब्रीदिंग टेक्निक डिस्कवर ही नहीं हुए थे यार। तो योरीची ने सन ब्रीदिंग को डिस्कवर किया। डीमन स्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ स्वॉर्ड चलाते थे, अब वो ब्रीदिंग टेक्निक्स के साथ स्वॉर्ड चला रहे हैं, जिससे उनका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन योरीची को ये देखने को आया कि बहुत लोग सन ब्रीदिंग है उसको कर नहीं पा रहे, से धीरे धीरे से 14 ब्रीदिंग वेरिएंट्स आए, जिसके बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस ये था पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 1 अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। पार्ट 2 जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय।